नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी पाठक आपका मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास गणित के ऊपर रहेगी। अब तक हमने जो गणित में पढ़ा है वो भिन्नों के ऊपर पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूं कि अब तक मैंने 2 लेक्चर लिए हैं, एक लघुत्तम समापवर्तक और एक लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, और दूसरा लेक्चर मैंने लिया है, जो दूसरा टॉपिक मैंने अब तक पढ़ाया वह है भिन्न यानी फ्रैक्शंस। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में मैं बता देता हूँ कि यूपी टेट में इन 2 टॉपिक से मिलाकर यानी थोड़ा सा आपस में मिलाकर 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब तक हमने मात्र 2 घंटे की क्लास ली होगी और आपके 4 नंबर मैं फिक्स करने जा रहा हूँ। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा जो ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। मैं इनको हल कराऊँगा और मैं दिखाता हूँ कि कितना आसान है, और हमने जो आपको पढ़ाया है वो और जो अभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं वे उन क्वेश्चंस में कितनी समानता है और कितना आसान है इसको हल करना। ठीक है मित्रों, तो अब मैं सीधे सवाल पर चलता हूँ। अब देखिए, गणित के सवाल में सवाल तो आसान पूछता है लेकिन भाषा बदल देता है, और भाषा का महत्व कितना है अभी आने वाले जो क्लास में आने वाले कुछ क्वेश्चंस के बाद मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं भाषा पर जाते हैं। मैं आपको गणित की भाषा बता रहा हूँ। हमारा सवाल है, मैं सवाल लिखता हूँ। ये यूपी टेट 17 में पूछा गया है क्वेश्चंस। पूछ रहा है कि किसी संख्या के 3/4 का 2/3 किसके बराबर है? बराबर है 24 के। ठीक है, तो उन संख्याओं का का 1/4 क्या होगा? देखिए, सवाल बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब इसको हमें दिया गया है एग्ज़ाम में तो इसने घुमा दिया है सवाल को। सवाल को घुमा दिए का क्या मतलब है? उसने सीधे सीधे प्रश्न को ना पूछकर थोड़ा सा प्रश्न को उलझा दिया है, और उलझाकर हमसे सवाल कर रहा है। सवाल क्या है? किसी संख्या के 3/4 का 2/3 बराबर है 24 के। तो कोई संख्या है, उसने हमें संख्या ना दिया है बल्कि एक हिंट दिया है कि उस संख्या के, मान लिया हमने माना वह संख्या x है, वह संख्या x है। मित्रों, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, बस 1 सेकंड में मैं मार्कर लेकर आया, बस आप इंतजार करिए। तो मैंने माना कि वह संख्या कौन सी है? x है। अब कह रहा है कि x संख्या के, किसी संख्या यानी x संख्या के 3/4 का, यानी इसका 3/4 क्या होगा? संख्या हमारी x है तो x का 3/4 भाग, तो इसको 3/4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कह रहा है कि संख्या के 3/4 भाग का, अगर हम हिंदी मीडियम से और हिंदी में हमारा प्रश्न पूछा जाता है तो का मतलब होता है गुणा। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान देना। जब भी क्वेश्चन में लिखे कि किसी संख्या का, यानी किसी संख्या का गुणा पूछ रहा है, तो यहाँ हमारा का मतलब हो गया गुणा। तो हमारा किसी संख्या के 3/4 का 2/3
बराबर है किसके? 24 के। ठीक है, अब हमने इस पूरे एक लाइन को इतने छोटे एक्सप्रेशन में हमने लिख लिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि उन संख्याओं का 1/4 क्या होगा। तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। शायद इसमें सवाल गलत लिखा था, संख्याओं नहीं, एक वचन ही होगा। ठीक है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 बराबर है 24 के, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो हमारी संख्या हमने माना कि वह संख्या क्या है, यक्स है। अब कह रहा है कि यक्स का 3/4 का 2/3 कितना है, 24 है। तो हमारी संख्या क्या होगी, सबसे पहले हम संख्या कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि अब हमारे सवाल में हमने सवाल को तोड़कर एक लाइन में हमने लिख दिया, तो अब इसको हम हल कर लेंगे। 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाएगा हम, और 2 से 4 कट जाएगा, 2 बचेगा। तो यानी x/2 बराबर कितना आया, 24। तो यहाँ से फिर हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 हमारा यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 24। भाग में है और आगे गया तो इसमें गुणे में चेंज हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 48। ठीक है मित्रों, 3/4 का 2/3 बराबर है 24 के, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 48। अब 48 आ गई, तो कह रहा है कि तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। अब कह रहा है कि हमारी जो संख्या x है इसका 1/4 क्या होगा। यानी एक पार्ट तो ये हो गया सवाल का, और ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, यानी ये पार्ट 1 तो हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हमारी जो संख्या है इसका 1/4 क्या होगा। तो संख्या x है, x बराबर 48 आ गया हमारा, तो इसका 1/4 क्या होगा। तो x का 1/4 क्या होगा, यानी 48 का 4 चौथा हिस्सा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 48 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36 और 12 चौक 48। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 12। देखिए कितना आसान सा सवाल है, लेकिन इसने भाषा ऐसी लिख रखी है जिससे आदमी जो है कंफ्यूज हो जाता है। अब भाषा के ऊपर मैंने आपको एक स्टोरी बताने के लिए बोला था, तो मैं बता रहा हूँ। एक ज्योतिषी था जो ज्योतिष का बहुत ही प्रकांड विद्वान था। तो राजा, उनके पास तो कोई काम होता नहीं, ऐसे ही टाइम पास करते हैं, तो उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया और बोला कि मेरा हाथ देकर बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरा भविष्य क्या है। तो ज्योतिषी जो था वो विद्वान तो था ही, और ही बहुत ही सही बात करने वाला आदमी था। तो उसने राजा का हाथ देखा और उसने राजा को बोला कि महाराज, आपके सामने आपका पूरा परिवार एक एक करके मरेगा। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने बोला ये क्या बकवास कर रहा है, इसको जेल में बंद कर दो। अब राजा, वहाँ तो कोई संविधान है नहीं, राजा खुद ही संविधान है, राजा जो बोला वही संविधान है। तो बस राजा के सैनिकों ने उस ज्योतिषी को पकड़ा और जेल में बंद कर दी। कुछ अभी खबर ज्योतिषी के बेटे के पास पहुंची। बेटा उसका छोटा सा था, तो उसने अपने पिता को बचाने की योजना बनाई। तो वह राजा के दरबार में गया और बोला, महाराज मैं ज्योतिषी हूँ। तो राजा ने बोला, तुम ज्योतिषी हो, तुम देखने में तो बड़े छोटे से लगते हो, बच्चे हो, तुम ज्योतिष के बारे में क्या जानते हो। तो बच्चा बोला कि महाराज मैं देखने में भले ही छोटा हूँ, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में यानी अपनी विधा में, अपनी ज्योतिष में बहुत बड़ा विद्वान हूँ, इसलिए मैं आपका भविष्य बताऊँगा। तो राजा ने कहा चलो इसी के साथ टाइम पास करते हैं। उसने कहा कि लो बेटा मेरा हाथ देखो और मेरा भविष्य बताओ। उसने राजा का हाथ देखा और राजा को बोला, महाराज आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा दिनों तक जिएंगे। राजा बहुत खुश और दरबारी बड़े खुश, चारों तरफ से वाह वाह होने लगा।
तो राजा ने खुश होकर बोला कि बेटा बताओ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तो वह ज्योतिष का जो बेटा था उसने बोला महाराज मुझे कुछ चाहिए वही नहीं, आपकी जेल में हमारे पिताजी बंद हैं, बस आप उनको मुक्त कर दीजिए। राजा ने कहा चलो ठीक है, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, तो तुम्हारे पिता को हम मुक्त करते हैं। ठीक है, ज्योतिष मुक्त हुआ, उसका बेटा अपने पिता को लेकर घर गया। तो राजा का एक मंत्री था, बहुत ही चतुर था। उसने राजा को बोला महाराज मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जो ज्योतिष ने बताया वही उसके बेटे ने बताया, तो ज्योतिष की बातों पर आप इतना गुस्सा हुए और ज्योतिष के बेटे की बातों पर आप खुश हो गए। राजा ने बोला मुझे समझ में नहीं आया। तो मंत्री ने समझाया कि महाराज जो ज्योतिष था, जो ज्योतिषी था, उसने बोला कि आप अपने परिवार के हर एक सदस्यों को, प्रत्येक सदस्यों को अपनी आँखों के सामने मरता हुआ देखोगे। और ज्योतिष का बेटा बोला कि आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा दिनों तक जिएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि आपके परिवार के एक एक सदस्य आपके सामने मरेंगे। ये उसकी बातों में ही निहित है। तो जब दोनों बातें समान थी तो आपने एक को दंड दिया और दूसरे को सब कुछ देने के लिए तैयार थे। तो राजा चलो बात गई, लेकिन यह भाषा थी, दोनों चीज़ें एक सी थी, दोनों चीज़ें एक जैसी थी, लेकिन भाषाओं के अंतर से लोगों का किस तरह से मन परिवर्तित होता है इसको आपने देखा है। तो ये भाषा है, यहाँ पर इसने भाषा को इस तरीके से लिखा है कि हम डर जाएंगे। लेकिन अगर इस भाषा को हम इस तरीके से लिख लें, यानी हम अपने अंदर इतनी एबिलिटी डेवलप कर लें जैसा कि ज्योतिषी के बेटे ने डेवलप की थी, तो हम इस सब्जेक्ट को आसानी से इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, एक छोटा सा सवाल था और 2 लाइन का हल है। एक लाइन अब आपको करने में दिक्कत होगी, नहीं तो अगर मुझे करना होता तो इसी लाइन में क्वेश्चन ही ख़त्म था और इसी लाइन में मैं इसको ख़त्म कर देता। यानी एक लाइन का सवाल इसने 2 लाइन में लिखा और इतना भाषाई जंजाल इसमें लगाकर इसको बहुत ही जंबल सा बनाने की कोशिश की। लेकिन है क्या, एक तुच्चा सा सवाल है और यूपी टेट 2017 में पूछा गया सवाल है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से अलग आपको बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इस सवाल को एक बार लिख लीजिए और समझ लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। आज मैं जितने आपको सवाल बताऊंगा ये सारे के सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे दोनों टॉपिक देखेंगे, मेरे दोनों वीडियो देखेंगे, तो मेरे अब तक के वीडियो जो देखेंगे वो मात्र मुझे लगता है 2 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन इतने में आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जिस लेवल का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी लेवल के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अब तक आए हैं, तो आसानी से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अच्छा, आपको एक बहुत अच्छा सवाल अब मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, ज्योतिष और ज्योतिष के बेटे की बातों को ध्यान रखना। उसी से मिलता जुलता एक और सवाल है। सवाल है, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का जब धंसे हुए भाग का 1/3 बाहर खींचा जाता है, तो पाया गया कि 8 मीटर खंभा
अभी भी कीचड़ में फंसा हुआ है। या धंसा हुआ है। तो कह रहा है कि खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी। तो खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, क्योंकि इसको हल करने के लिए मेरे पास जगह कम है, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। अब आप सवाल को एक बार ध्यान से पढ़िए। सवाल में क्या दे रखा है कि एक खंभा है, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, और जब धंसे हुए भाग का 1/3 बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर खंभा अभी भी कीचड़ में फंसा हुआ है। तो खंभे की पूरी लंबाई बताइए। ठीक है, सवाल काफ़ी लंबा है, लेकिन इसका उत्तर बहुत ही छोटा है। आइए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं ये खंभा हमारा है, ठीक है, जिसकी लंबाई x है। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ तक कीचड़ है अभी तक निकालने से पहले। ठीक है, अब जितना भाग कीचड़ में धंसा हुआ है वो भाग है हमारा, देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये भाग है हमारा 4/7। किसका भाग है? खंभे का 4/7। तो टोटल खंभे की लंबाई हमारी कितनी है? x। तो x का 4/7 भाग, x का 4/7 भाग एक कीचड़ में धंसा हुआ है। ठीक है, अब आप समझ गए, सवाल समझ में आया? मैं कह रहा हूँ कि एक खंभा है, उसका आधा हिस्सा कीचड़ में धंसा हुआ है, तो आधा हिस्सा कितना होगा? आधा ही तो होगा। उसी तरह 4/7वां हिस्सा कितना होगा? x का 4/7वां हिस्सा। इतना क्लियर हो गया? इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 7, 4/7, x गुने 4/7, जहाँ हमारा का आता है इसका मतलब गुणा। और भी इसको लिख सकते हैं 4x/7। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब सवाल का हमने एक लाइन में जो हमारा सवाल है उसको हमने इतने पार्ट में हमने लिख लिया है। अब क्या बोल रहा है कि जो धंसा हुआ हिस्सा है इसका 1/3 बाहर खींचा। अब हम इसको भूल जाते हैं, अब हम केवल धंसे हुए हिस्से को यहाँ थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये केवल हमारा धंसा हुआ हिस्सा है और ये ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, इतना हमारा धंसा हुआ हिस्सा था। अब कह रहा है कि इसमें से थोड़ा हमने इसको बाहर खींचा। कितना बाहर खींचा? जो टोटल लंबाई है, जितना हमारा कीचड़ में घुसा हुआ है उसका 1/3। किसका 1/3? जितना हमारा कीचड़ में है, और कीचड़ में हमारा कितना है? 4x × 7। तो इसका गुणा हो जाएगा 1/3 हिस्सा किसका? 4x/7। किसका? यानी यहाँ का आया तो 1/3 गुणे 4, 4x/7, यानी 1/3 × 4x/7। यानी अब भी इतना हिस्सा हमारा कीचड़ में धंसा हुआ है। ये समझ में आया? अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे आप सवाल हल नहीं कर पाओगे। अब मैं फिर से आपको समझाता हूँ। एक खंभा है, उसकी लंबाई x है, x का 4/7वां भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। तो हमने यहाँ तक को कीचड़ मान लिया, इस लेवल को। तो कीचड़ में हमारा x का 4/7वां भाग धंसा हुआ, तो उसको हम इस तरीके से गणित में लिख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि हमने इस भाग का 1/3 भाग हमने कीचड़ से बाहर निकाल लिया। तो 1/3 भाग ये हमारा कीचड़ से बाहर निकल गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि अब जो कीचड़ में फंसा हुआ है वो कितना है? 8 मीटर। ठीक है, तो सवाल पूछ रहा है कि खंभे की लंबाई क्या होगी। तो खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी? पूरी लंबाई हमने x माना है, यानी x की वैल्यू पूछ रहा है। तो कह रहा है कि x = वाट।
तो ये हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। अब अगर आपको सवाल समझ में आ गया होगा तो मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2017 में पूछा हुआ है। 2017 का पूछा हुआ सवाल है बहुत आसान, बस केवल यहाँ पर भाषा का खेल उसने खेल दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पर ज्योतिष के बेटे की तरह उसने भाषा को ऐसा तोड़ा है कि अब राजा को समझ में नहीं आ रहा। राजा कौन? राजा तो आप हैं, लेकिन अब आपको अपने मंत्री की तरह चतुर होना पड़ेगा कि इस भाषाई जाल से आपको निकलना कैसे है। तो भाषाई जाल से आप कैसे निकलेंगे, उसके लिए आपको अपना जो तर्क शक्ति है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने बढ़ाकर ये एक्सप्रेशंस निकाल लिए। अब कह रहा है कि अब हमारा सारा क्लियर हो गया, यानी कितना भाग हमारा खंभा था, कितना इधर हुआ, कितना इधर हुआ, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो अब हम इससे हल करने की कोशिश करते हैं। अब अगर इस टोटल भाग को मान लें 4/7 यानी 4x, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 4x/7, इतनी लंबाई 4x/7 है। तो भैया बाहर निकालने के बाद भी तो इसकी लंबाई जो होगी 4x/7 ही होगी ना। लेकिन अब हमारा जो बाहर निकला वो अलग हिस्सा है, जो नीचे रह गया वो अलग हिस्सा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x/21, ठीक है। तो 4x/7, अब ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। इसकी लंबाई है 4x/7, लेकिन इसकी लंबाई 4x/7 यानी इतना 4x/21 प्लस 8 मीटर है, प्लस 8 मीटर है। समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ पर कर देंगे 4x/21 प्लस 8। अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन बन गया है। अब एक चर का इक्वेशन है तो एक ही इक्वेशन में हल हो जाएगा। आइए हम हल करते हैं। इसको लिख सकते हैं 4x/7, ठीक है। इसको अगर हमें जोड़ना या घटाना है तो हमें, या तो हम ऐसा करते हैं, इस संख्या को इधर लेकर आते हैं और यानी जो हमारी अचर संख्याएं हैं उनको एक तरफ लाते हैं और जो चर संख्याएं हैं उसको एक तरफ लिखते हैं। तो ये अचर संख्या है, इसको हम इधर लेकर आएंगे, इधर प्लस में है, इधर आकर माइनस हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगी 4x/21 इक्वल्स टू 8। इधर क्या बचेगा? केवल 8। अब हमें किसी भी भिन्न को अगर आपस में जोड़ना है या घटाना है तो इनके बीच में कुछ तो कॉमन होना चाहिए। कुछ तो कॉमन का मतलब होगा इनके हर कॉमन होने चाहिए, इनके हर आपस में बराबर होने चाहिए, तभी हम इसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो इनके हर बराबर कैसे होंगे? अगर हमें 7 और 21 को बराबर करना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा अंश में और 3 से गुणा हर में करना पड़ेगा। तो इस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका हर जो है वो 21 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 12x/21 माइनस 4x/21 बराबर 8। इतना समझ में आ गया दोस्तों? अब मैं इस सवाल को और आगे हल करता हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8x/21 बराबर 8। अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 21, यानी जो हमारा खंभा है उसकी लंबाई हो जाएगी 21। अब यहाँ से कैसे हल किया मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। 12 माइनस यानी 12x माइनस 4x/21 बराबर 8। अब 12x में से 4x जाएगा, यानी अगर आपके पास 12 आम है, इसमें से कोई 4 आम ले ले तो आपके पास कितने आम बचेंगे? 12 आम में से कोई 4 आम ले लेगा तो आपके पास बचेंगे 8 आम। तो 8x हो गया और जो नीचे हमारा हर है वो हर रहेगा ही और बराबर 8 है तो 8 रहेगा ही। अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है
तो x 21 हमारा इधर भाग में है, इधर जाएगा हमारा गुणे में हो जाएगा, और इधर 8 जो है इसके साथ गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। ठीक है, यानी हमारे खंभे की लंबाई कितनी है 21 मीटर। हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, तो खंभे की पूरी लंबाई बताइए, यानी x की वैल्यू बताना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 21 मीटर। देखिए सवाल बहुत आसान है, लेकिन बस यही है भाषाई खेल। जब तक आप इस सवाल की भाषा को नहीं समझेंगे तो आप इस सवाल को नहीं हल कर पाएंगे। तो आप पहले सवाल की भाषा को समझिए और उसके बाद फिर सवाल को हल करिए। और देखिए नंबर आपको यूपी टेट में ऐसे नहीं मिल सकते, या रीट में ऐसे नहीं मिल सकते, या सीटेट में ऐसे नहीं मिल सकते। आपको कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा, और अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आपको कल यही समझाना है, बच्चों को यही समझाना है। तो आप अपने अंदर इतनी कुव्वत लाइए, इतनी गंभीरता लाइए कि इन सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ सकें। और वास्तव में ये चीज़ें आसान हैं, और कम से कम आप इस लेवल में आ गए हैं कि आपको ये चीज़ें आसान ही लगें। ठीक है, एक और सवाल अब मैं लेकर चलता हूँ। ये भी यूपी टेट 2016 में पूछा हुआ है, और सवाल बहुत ही अच्छा है। और इस सवाल से मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगा जो अब तक मैं पढ़ाया हूँ। बहुत ही सुंदर सवाल है। इससे आपका एलसीएम भी इसमें आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक, और इसमें आपका भिन्न भी आ जाएगी। ठीक है, और भिन्न को लेकर आपका एक नज़रिया भी यहाँ पर उन्नत होगा, डेवलप होगा कि भिन्न को किस तरीके से हम देखें। ठीक है, हमारा सवाल है, ये 2016 यूपी टेट में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से देखना। इसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास 3 नंबर हैं, कुछ नंबर हैं, वे नंबर हैं 3/2, 4/3, 5/6 और 9/7। ठीक है, पूछ रहा है कि इन चारों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, अब देखिए भिन्न को हल करना है तो हमें सेम जो जोड़ने घटाने का नियम है वही यहाँ भी लागू होगा। अब इसमें हम किस तरीके से बताएं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। इसके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर -1 है, और इसके बीच का अंतर 2 है। तो अंतर भी अनइवन है और संख्याएं भी अलग अलग हैं, संख्याएं छोटी बड़ी हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके हरों को बराबर करेंगे। अब यहाँ पर 4 संख्या है, पहले 2 संख्या होती थी तो उनको आपस में गुना करके इनके हर बराबर कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर 4 संख्याएं हैं, तो इसमें हम कैसे इनके हरों को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि कैसे इनके हर बराबर होंगे। तो हर बराबर करने का मतलब है इनके मल्टीपल्स जो है, एक कोई ऐसा मल्टीपल हो जो कॉमन हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो अभी हम छोटी से छोटे ऐसे मल्टीपल को ढूंढते हैं जो इन तीनों के मल्टीपल्स, इन चारों संख्याओं का मल्टीपल्स हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, इनका लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा, और वही नंबर जो हम इनका लघुत्तम समापवर्त आएगा वही नंबर इन चारों संख्याओं का, इन चारों जो हर हैं, हर संख्याएं हैं जो ये चारों, वह उसका मल्टीपल होगा। तो आइए निकालते हैं। 2, 3, 6 और 7 का ल से निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग देंगे, तो यहाँ 1 बार जाएगा और ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर 2 बार जाएगा और ये डिवाइड नहीं होगा। तो अब देखिए एक ही लाइन में इसका लघुत्तम समापवर्तक निकल गया है। तो हमारे पास क्या नंबर आया, 2 × 3 × 2 × 7। ठीक है, मैंने सही हल किया ना। अब इसको हल करेंगे, कितना आ गया,
कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 3 आएगा, हाँ 3 दूनी 6 होता है। अब फिर मैं 3 से भाग दे सकता हूँ, ठीक है। अब इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। हमारे पास 3 संख्याएं मिली हैं यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक में, 2 गुणे 3 गुणे 7। अब कैसे लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, कैसे इनको हल करते हैं, ये आपको हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। तो इसका कितना आया हमारे पास 42, 3 दूनी 6 और 6 7 42। तो यानी इनका आपस में कॉमन नंबर क्या है 42। अब हमें 3/2 को लिखना है 42, ठीक है। हर को हमें लिखना है 42। तो 42 इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 21 का गुणा और इसमें 21 का गुणा। तो इसके बराबर कितना हो सकता है हमारा 3 और 1 3 और 2 3 6, 63/42। इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 को हमें लिखना है, यहाँ हर इसको लिखना है 42। तो इसमें हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 14 का, 14 तियाँ 42, 14 दूनी 28 और 14 तियाँ 42। तो ऊपर नीचे हमें 14 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 14 चौक 56, ठीक है। उसके बाद हमें अगली संख्या क्या लिखनी पड़ेगी, वो है हमारा 5/6। इसके भी हर को हमें लिखना है 42 में। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 की। इसको लिख सकते हैं 35/42। उसके बाद अगला संख्या है हमारा 9/7। इसको भी हमें हर 42 में करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 का गुना। तो 9 छक 54 और 7 छक 42। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 3 संख्याएं मिल गई, 4 संख्याएं मिल गई। अब 4 संख्याओं में सबके हर समान हैं, तो जिसका अंश बड़ा वही सबसे बड़ी संख्या। तो हमारे पास 4 संख्याएं क्या है, 63/42, 56/42, 35/42 और 54/42। तो जिसका इस चारों संख्याओं में अंश किसका बड़ा है, सबसे बड़ा अंश है हमारा 63 का। तो 63 किस संख्या से हमारा निकल के आया, 3/2 से। तो यानी इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 3/2 होगी। चलिए ये तो हमारा उत्तर हो गया। अब अगर पूछता कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है इन चारों में, तो ये है 56, जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो जाती है, तीसरी सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 5/6, ये सबसे बड़ी, और ये सेकेंड मोस्ट, और ये थर्ड मोस्ट, और ये लास्ट। ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें दोनों हमारे टॉपिक कवर हो गए। एक लघुत्तम समापवर्तक भी आ गया इस क्वेश्चंस में और अच्छा था, और एक हमारा भिन्न तो है ही। अब मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा, और वो भी वह सवाल भी बहुत सुंदर है, और मुझे लगता है कि आप लोग शायद अपने दैनिक जीवन में इस सवाल को यूज भी कभी न कभी किए होंगे। पता नहीं आपने उत्तर उसका ढूंढा या नहीं ढूंढा, लेकिन आज के बाद आप ऐसे सवालों के उत्तर ज़रूर ढूंढ लेंगे। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, और वह भी 2016 यूपी टेट में आया हुआ है। मैं आपको मैक्सिमम एग्जांपल्स आपके आए हुए क्वेश्चन से ही कराता हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि जो आपने यहाँ पढ़ा है वह आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, और अलग से कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा अगला सवाल है कि सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5वां भाग पढ़ती है। एक लड़की है जिसका नाम है सीमा, वह 1 घंटे में कोई किताब है, उसका किताब का 1/5वां भाग पढ़ती है, ठीक है। सवाल यूपी टेट 2016 में आया हुआ है। उसके बाद है कि यदि वह किताब को
यदि वह किताब को 2/1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो उसे किताब के कितने हिस्से पढ़ने को शेष बचता है। बहुत ही सुंदर सवाल है। इसमें दो चीज़ें पूछी हैं। एक तो इसने नहीं पूछा कि उसने कितना पढ़ा, ठीक है, इसने सवाल को, भाषा को थोड़ा सा घुमाया और कहा है कि कितना शेष बचता है। अगर वो 2/1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो कितनी किताबें पढ़नी उसकी शेष रहती हैं, किताब कितना शेष रहता है। तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा। कह रहे हैं कि 1 घंटे में, देखिए इसका हल जो है बहुत ही सुंदर है। इसको आप समझेंगे तो आपके जो भिन्न हैं इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी देखिए यहाँ पर हमें मिश्र भिन्न दिया है। सवाल में अक्सर मिश्र भिन्न बहुत कम देता है, लेकिन इसमें दिया है। यही इस सवाल की ब्यूटी है। तो कह रहा है 1 घंटे में, किसी किताब का 1 घंटे में 1/5वां हिस्सा पड़ता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा सवाल का आउटलाइन। अब इसने क्या बोला है कि कितने घंटे वो पढ़ाई करती है। 2/1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 + 1/3, यानी 3 दूना 6 और 1 7/3। ठीक है, ये हो गया हमारा 7/3। यानी अगर इतने देर वो पढ़ाई करती है तो 7/3 हिस्सा पढ़ती है, 7/3 घंटे पढ़ाई करती है। अब बोला कि 1 घंटे में अगर 1/5वां हिस्सा पढ़ेगी तो 7/3 घंटे में कितना हिस्सा पढ़ेगी। अगर मैं बोलूं कि 1 घंटे में 1/5वां हिस्सा पढ़ा है तो 2 घंटे में कितना हिस्सा पढ़ेगी, 1/5 और 1/5 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 2/5, या इसको लिख सकते हैं 2 × 1/5। उसी तरह अगर 7/3 घंटे पढ़ाई करती है तो इसमें कितने हिस्से पढ़ लेगी, 1/5 1 घंटे के, और 7/3 जो है उस घंटे की संख्या। 1 घंटे में इतना पढ़ती है तो 7 घंटे में कितना पढ़ेगी, तो 7/3 घंटे में कितना पढ़ेगी तो 7/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए हल करते हैं। तो हल करने के बाद हमारा आता है 7/15वां हिस्सा वह उतनी देर में पढ़ लेती है। लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं है। हमसे पूछ रहा है कि अगर इतना उसने पढ़ लिया तो कितना, मतलब किताब कितना शेष बचेगा। तो कितना शेष बचेगा, तो अगर हम 1/7वां हिस्सा पढ़ लिए तो किताब का जो पूरा हिस्सा होगा तो 1 होगा। ठीक है, तो हमने कितना इसको, यानी 7/3 घंटे में कितना सीमा ने पढ़ा, तो हो गया हमारा 7/15 हिस्सा उसने पढ़ लिया। तो 7/15वें हिस्से को हम पूरे हिस्से से अगर घटा देंगे तो वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, यानी उतने ही किताब जो है शेष बचेगी जो सीमा अगले दिन पढ़ेगी। तो कितना हो जाएगा, 1 - 7/15। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 × 7/15। इसको हल करेंगे तो 8/15, और यही हमारा उत्तर होगा कि 8/15वां हिस्सा शेष बचेगा किताब का।
ठीक है मित्रों, मुझे लग रहा है कि आपको ये काफ़ी हद तक समझ में आ गया सवाल। तो ऐसे ही सवाल, ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में पूछते हैं। एक और बहुत ही अच्छा सा सवाल है, इसको मैं चाहता था मैंने इसको देखा कई किताबों में, इसको बहुत ही गलत तरीके से हल किया हुआ है, और अगर आप किताब से पढ़ेंगे तो संभवतः आपको ऐसा सवाल समझ में ना आए जो मैं अब अगला बताने जा रहा हूँ। और वह सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और आपकी किताबों में आपके जो सॉल्व पेपर्स हैं उसमें इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और मुझे हंसी आती है कि कैसे एक राइटर इस तरीके से उत्तर उन बच्चों को लिखता है जो बच्चे गणित में कमज़ोर हैं, और संभवतः केवल उन बच्चों के लिए नहीं, किसी भी बच्चे के लिए ऐसा क्यों लिखता है। मतलब बिना कॉन्सेप्ट का उसने उत्तर लिख दिया है। अब मैं बताऊंगा कैसे किया। उसने अपने आप ही इमेजिन कर लिया है। इस तरीके से उत्तर नहीं होता। इस तरीके से हम वहाँ इमेजिन करते हैं जहाँ जिस इक्वेशंस में हमें आगे के लिए रास्ते नहीं होते हैं, या तो बहुत बड़ा इक्वेशन हो जिसको सॉल्व करने में कई पेज लग जाएं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, और अगर वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारा उत्तर वही होता है। लेकिन वो तुक्का होता है, उसमें इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन उससे हम जो है जो एक्सप्लेन होने वाले क्वेश्चन है उसमें इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। सवाल है 1 + 1 / 1 + 1 / x + 1। ठीक है, सेम यही सवाल है। वो बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है कि अगर इसकी वैल्यू हमारी किस नंबर के 2/5 8/5 के बराबर है, सॉरी देखना पड़ेगा, अगर 8/5 के बराबर है तो इसमें पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये हमारा हर है और ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों संख्याओं के हर को बराबर करते हैं। तो यहाँ भी कर लेंगे। अगर इसके हर को बराबर करना है, इसके बराबर लिखना है 1 + 1/x + 1, तो इसका मतलब इतना ही ऊपर भी हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही ऊपर भी हमें गुणा करना पड़ेगा। इसको आपस में डिवाइड करके हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, और +1 ऑलरेडी है ही। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं फिर छोटा कर देता हूँ। 1 + 1/x + 1। अब आपको क्लियर हो गया। इस हर को हमें एक के हर के बराबर करना है, तो यानी इस नंबर को इस नंबर के हर में हमें गुणा और अंश में गुणा करना पड़ेगा। तो यानी एक का हर और एक के अंश में हमने इस संख्या से गुणा और भाग कर दिया। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। इसको हल करेंगे, हो जाएगा हमारा x + 1 + 1/x + 1 डिवाइड बाई, इसमें हम करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा x + 1 + 1/x + 1, और यहाँ पर जब करेंगे तो 1/, इसमें भी ऐसे हो जाएगा x + 1 + 1/x + 1। इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे और या इनको और हल करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाई x + 1। अगर इसको हम एक एक कॉमा में लेकर चलें तो आपको समझने में आसानी होगी। डिवाइडेड बाई x + 2 डिवाइडेड बाई x + 1। ठीक है, अगर इसको हम एक में रखें तो इसको ऐसे हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/x + 2/x + 1।
ठीक है दोस्तों, जब इसको हम आगे हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारे हर बराबर हैं तो ये कॉमन हो जाएंगे, x+2 डिवाइडेड बाई x+1, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारा x+2 डिवाइडेड बाई x+1 + 1। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो ये भी हमारा हर है और ये नंबर है, इसके हर को हमें बराबर करना पड़ेगा, यानी इसी संख्या से गुणा और भाग करना पड़ेगा। तो इसी संख्या से इसमें गुणा और भाग करेंगे तो x+2 हो जाएगा प्लस x+1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x+1 हो जाएगा, और सारे के डिवाइडेड हो जाएगा x+2 डिवाइडेड बाई x+1। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करेंगे, यहाँ हल करते हैं तो यहाँ x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, और 2 और 1 कितना हो जाएगा +3 डिवाइडेड बाई ये इससे डिवाइड हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा x+2, और हमें सवाल में दिया है इसकी वैल्यू किसके बराबर है 8/5 के। अब इसको हम इधर गुणा कर देंगे, उसको उधर गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10x + 15 बराबर 8x + 16। x को हम इधर लेकर आएंगे तो 10x - 8x, अभी समझ में आ गया होगा ये माइनस इधर क्यों हुआ, और 15 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 - 15। x 10x और 8x आपस में जब हम इनको माइनस करेंगे तो बचेगा 2x, और 16 में से 15 जाएगा तो x आएगा, सॉरी 1 आएगा, और जब इसको हल करेंगे तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू 1/2। ठीक है, ये इतना जंबल सवाल नहीं है आसान, केवल एक्सप्रेशंस आपको समझाने में मुझे थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ा, अदरवाइज ये 2 लाइन या 3 लाइन का ही सवाल है, 3 लाइन में हम आंसर ला सकते हैं, केवल आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, इन गणितीय संक्रियाओं को थोड़ा सा शॉर्टकट में करने का, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप शॉर्टकट को यूज कर पाएंगे। आप 2 बार क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको मालूम चल जाएगा कहाँ आपको शॉर्टकट मारना है, और आप 3-4 लाइन के एक्सप्रेशन को आप केवल 1 लाइन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 दे रखा है। अब देखिए आपकी, इसको मैं मिटा रहा हूँ, और किस तरीके से आपके बुक में इसका आंसर दिया वो भी मैं समझा रहा हूँ, जिसको अगर आप देखेंगे तो आपको इस सवाल को करने के बाद भी आपको सवाल समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से बुक में उसने इसका उत्तर निकाल दिया है। ठीक है, बुक में क्या किया उसने, लिखा है कि माना x = 1/2 उसने माना, और 1/2 ही क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उनमें एक 1/2 है, एक 1/3, एक 5/2 समथिंग कुछ ऐसे है, 4 इक्वेशंस। तो उसमें अब 4 इक्वेशंस अगर आप मानेंगे तो हो सकता है आप कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं 1/2 लें। तो आप जब हल करेंगे तो इससे भी बहुत बड़ा, अगर तुक्का नहीं लगा आपका पहली बार में, तो सवाल तो आपको 4 बार रखने पड़ेंगे ना, तो आपका सवाल लंबा हो जाएगा। तो उसने माना कि x की वैल्यू 1/2 है। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेगा, अगर इस इक्वेशन में इसको पुट करने के बाद 8/5 आता है तो यानी x की वैल्यू 1/2 है, और नहीं आता है तो बाकी धीरे धीरे करके तीनों इसके जो बाकी के 3 ऑप्शंस बचेंगे उनको रखना पड़ेगा। तो आइए रख कर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 1 + 1, और x की जगह इसने क्या रखा 1/2 + 1। अब इसको हल कर दिया है, इसको हल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। 1 + 1/1 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देगा तो 1/1 + 2/2 हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपके ऐसे क्वेश्चंस आएँ तो आप ब्रैकेट में हल करें, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएँ जहाँ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो आप ब्रैकेट लगाकर पहले उन कन्फ्यूजन्स को हल कर लें। अब इनको और सरल करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 1/3/2। ठीक है,
और इसको हल क्या कर सकते हैं, 1 + 1 अपान इसके हर को बराबर करेंगे तो 3/2 प्लस, या इसको हम 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/3/2 को लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे आइए मैं बता देता हूँ। 1/3/2 हमारा संख्या है, तो यानी इसका व्युत्क्रम, ठीक है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2/1, इसको लिख सकते हैं 1/1 × 3/2, और जब ये ऊपर जाता है तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है, यानी 1/3 × 2/1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2/3। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम हल कर देंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप भूल जाइए, आप सीधे सीधे सवाल को हल करिए। इसको हम लिख सकते हैं, इसके हर को बराबर करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 3/2 + 1 / 3/2। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको आगे हल करना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 1। अब इसको हल करेंगे तो 3 + 2/2 / 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1/5/3। ठीक है, और जब आप इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 + 1 / 5/3। इसको हल करेंगे तो 3 + 5 / 5 / 5/3। ठीक है, जब आप इसको और आगे हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 3 + 5 हो गया हमारा 8/5, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये 5/3 हो जाएगा। 5 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 8/3। तो अभी सॉरी 8, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स में भी हो रही हैं, तो जो भी है अगर इसको हम इसमें रखेंगे, कहीं पर लगता है इसमें जोड़ने घटाने में गलती हो गई है। जब भी हम इसको हल करेंगे तो हमारी वैल्यू 1/8 के बराबर आ जाएगी। अब देखिए, अगर मैं गलती कर सकता हूँ इसको जोड़ घटाने में, ठीक है, इस तरीके से, तो एक नौसिखिया इसको कैसे हल करेगा मानकर, और वो भी 4 इक्वेशन, और इसमें श्योरिटी भी नहीं है कि इस तरीके से आया हुआ उत्तर, इन कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा कि उसने सही किया है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके को हम क्या समझे, हम कॉन्सेप्ट समझे, और कॉन्सेप्ट के ज़रिए हम सवाल लगाएं, और अच्छे अच्छे सवाल हैं और आसानी से निकाल सकते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम समझें। ठीक है, आज के लिए तो काफ़ी सवाल हो गया। एक और सवाल है मेरे पास, अच्छा सवाल है, ये आप मान सकते हैं कि एक्चुअल में ये सवाल आपका भिन्न का नहीं है, लेकिन भिन्न जैसा है, और यूपी टेट में पूछा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो भिन्नों का गुणनफल गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है। तो बड़ी भिन्न क्या होगी? अच्छा, नहीं, ये प्योर आपके भिन्न का ही सवाल है। एक और सवाल ऐसा मैंने अटेम्प्ट किया था, मैंने सोचा शायद वो होगा। ठीक है, तो अब हमें दो भिन्न दिया है कि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15
15 तथा भागफल 35/24 है। तो पूछ रहा है कि हमसे तो बड़ी भिन्न क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए निकालते हैं बड़ी भिन्न हमारी क्या होगी। तो हमने माना कि हमारी जो दो भिन्नें हैं वो एक x है और दूसरी y है। तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में बोला है उनका गुणनफल, यानी अगर x इंटू वाई करेंगे तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 14/15। और कह रहा है कि अगर भागफल यानी x बटा वाई करें तो कितना आ रहा है, 35/24। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कह रहा है कि इसमें बड़ी भिन्न क्या होगी। तो आइए हल करते हैं। x इंटू वाई इक्वल्स टू 14/15। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है, दूसरा इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 35/24 इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है, 35/24 इंटू वाई, और इंटू वाई इक्वल्स टू 14/15। हमने यहाँ पर केवल x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35